हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टमक यानी कि जो हमारा अमाशय होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, यानी कि अमाशय होता क्या है, स्टमक होता क्या है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हो कि स्टमक जो होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। तो दोस्तों, स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है, यानी कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे चौड़ा भाग यही होता है दोस्तों। और यह इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जे शेप का स्ट्रक्चर जैसा होता है दोस्तों, यानी कि हम बोल सकते हैं इट इज़ जे शेप। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंट्रो में हमने लिखा है स्टमक इज ए होलो ऑर्गन। अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। और इसका आपको लोकेशन लिखना पड़ेगा कि कहाँ पे सिचुएटेड रहता है। तो आपको पता होगा कि हमारी जो कैविटी होती हैं, थोरेसिक कैविटी के जस्ट नीचे क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी। तो दोस्तों, ये स्टमक जो होता है ना, डायफ्राम के जस्ट नीचे यानी जो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम के जस्ट से एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो यह एब्डोमिनल कैविटी में ही सिचुएटेड रहता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है कार्डियक रीजन, और एक होता है फंडस, एक होता है बॉडी, और एक होता है पाइलोरिक, या उसी को पाइलोरस भी बोल दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो इसोफेगस से फूड आता है, इसोफेगस से फूड जहाँ पे ओपन होता है ना दोस्तों, उसी पार्ट को बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि उस वाले एरिया के जस्ट पास में ही हर्ट होता है अपना, इसलिए उसको कार्डियक बोल देते हैं। अब बात करते हैं फंडस की। तो दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख रहे होगे ये डोम शेप का स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं दोस्तों फंडस। और अब बात करते हैं दोस्तों बॉडी की। इसका मेन सेंट्रल पार्ट होता है बॉडी दोस्तों, यानी कि कार्डियक वाले रीजन से लेकर पाइलोरिक वाले रीजन तक फैला हुआ है, वही है हमारा बॉडी दोस्तों। और लास्ट वाला पोर्शन होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं पाइलोरस या फिर पाइलोरिक। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कार्डियक, यह स्टमक का वह पार्ट है जहाँ से फूड इसोफेगस से आता है। इसोफेगस तथा स्टमक की ओपनिंग को कार्डियक स्फिंक्टर रेगुलेट करता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कार्डियक स्फिंक्टर। दोस्तों, स्फिंक्टर होता क्या है, स्फिंक्टर बेसिकली मसल का बना होता है जो कि रेगुलेशन ऑफ फूड यानी कि फूड को रेगुलेट करता है, लेकिन ये बैक फ्लो को रोकने के लिए काम करते हैं और एक तरीके से फूड को रेगुलेट करने के लिए। अब दोस्तों आता है फंडस। फंडस एक स्मॉल तथा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप देख रहे हो। जो ये उठा हुआ पोर्शन है, जो एलिवेटेड पोर्शन है ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं फंडस। अब बात करते हैं दोस्तों बॉडी की। बॉडी को कॉर्पस भी बोल दिया जाता है। यह स्टमक का लार्जेस्ट पार्ट होता है दोस्तों, किसी की बॉडी उसकी लार्जेस्ट पार्ट ही होती है। अब फंडस से पाइलोरिक रीजन तक एक्सटेंडेड यानी फैला रहता है। अब बात करते हैं पाइलोरिक रीजन की। यह स्टमक का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है दोस्तों, यानी लोअर साइड वाला। दोस्तों, यह स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम में ओपन करता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। तो इसी को बोलते हैं ड्यूडेनम, और यही ओपन करता है ये। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक स्फिंक्टर रहेगा जिसको बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर या फिर पाइलोरस स्फिंक्टर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कर्वेचर ऑफ स्टमक, यानी स्टमक में कितने कर्वेचर होते हैं, कितने कर्व होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, स्टमक के 2 कर्व होते हैं। राइट साइड में आप देख रहे हो एक छोटा सा कर्व है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो कर्व है ना, इसको बोलते हैं लेजर कर्वेचर। और एक बड़ा सा कर्व होता है जिसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे वॉल ऑफ स्टमक। तो दोस्तों, आपके लिए एक चीज़ मैं बता दूं, जब आप इसोफेगस से रेक्टम तक कहीं किसी भी वाल को काटोगे ना, तो उसमें 4 ही लेयर मिलेंगी आपको। अब दोस्तों, मस्कुलेरिस में जनरली हम हर जगह 2 ही लेयर होती हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर साइड सर्कुलर। लेकिन स्टमक में एक एक्स्ट्रा मसल होती है जिसको बोलते हैं ओब्लिक मसल। अब हम बात करते हैं वॉल ऑफ स्टमक की। तो दोस्तों, स्टमक की वाल 4 लेयर से मिलकर बनी होती है, सभी की 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। तो इसकी भी 4 लेयर से मिलकर बनी है। पहला है सिरोसा। सिरोसा दोस्तों जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, और यह थिन मीजोथीलियम। मीजोथीलियम क्या होता है दोस्तों, इपिथीलियम को ही बोलते हैं। जैसे मान लो ऐसे ऑर्गन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन है,
जो बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, जो हमारी बॉडी के इनसाइड है, तो ऐसे ऑर्गन के इपीथेलियम को मीजोथीलियम बोल दिया जाता है। दोस्तों जो सिरोसा है ना, मीजोथीलियम और कुछ कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। कुछ कनेक्टिव टिश्यू से मतलब यहाँ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होते हैं। मस्कुलरिस दोस्तों मैंने अभी आप बताया था स्मूथ मसल से मिलके बनी होती है, लेकिन यहाँ स्टमक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ स्मूथ मसल्स 3 होंगे। एक आउटर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल की तरफ सर्कुलर और अंदर साइड सबसे इनर साइड दोस्तों ऑब्लिक मसल होता है। यानी कि दोस्तों आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल सर्कुलर एंड इनर ऑब्लिक लेयर जो सब म्यूकोसा होता है दोस्तों, लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। आपको पता ही होगा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या आ जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स आ जाएंगे, लिम्फ वेसल्स आ जाएंगे और यहाँ पे नर्व फाइबर वगैरह भी पाए जाते हैं। तो यही सब चीज़ें मेंशन किया हूँ मैंने। दोस्तों एक खास चीज़ यहाँ पे पाई जाती है जिसको बोलते हैं मीजनर्स नर्व प्लेक्सस। नर्व प्लेक्सस क्या होता है दोस्तों? एक न्यूरॉन का एक गुच्छा टाइप का होता है, यानी बहुत सारा गुच्छा, इसको बोलते हैं मीजनर्स नर्व प्लेक्सस। दोस्तों अब हम बात करते हैं म्यूकोसा की। म्यूकोसा हमारा इनर मोस्ट लेयर होता है, यानी कि सबसे अंदर वाला लेयर होता है और इस लेयर में इर्रेगुलर फोल्ड्स दिखाई देते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप स्टमक को देखोगे ना तो उसमें एक हल्का हल्का सा फोल्ड दिखेगा। तो स्टमक के अंदर एक फोल्ड जैसा दिखेगा, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक रूगे। अब गैस्ट्रिक रूगे को आप देखोगे, निकाल के देखोगे ना तो गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलेगा आपको। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता क्या है दोस्तों? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। इसमें कई डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेनली 3 सेल्स होती हैं। एक होती है चीफ सेल्स। चीफ यानी किसको बोलते हैं दोस्तों? जो मेन होता है। तो एक सेल्स होती है जिसको बोलते हैं चीफ सेल्स, इसी को बोलते पेप्टिक सेल्स या इसी को जाइमोजन सेल्स। 3 नाम है इसके दोस्तों। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ये रहा और इसकी जो नेक पे यानी गर्दन पे है देखो दोस्तों म्यूकस नेक सेल, और बीच बीच में आपको दिखाया जा रहा है पैराइटल सेल्स। दोस्तों आप देख पा रहे हो पैराइटल सेल, और ज़्यादातर जो सेल्स हैं ना वो हैं चीफ सेल, क्योंकि ये मेन सेल हैं इसलिए ज़्यादा है। देख रहे हो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जहाँ ओपन हो रहा है दोस्तों, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था जहाँ पे ओपन हो रहा है उस एरिया को बोल रहे हैं गैस्ट्रिक पिट। और दोस्तों ये ट्यूब्यूल का जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे, इसको लिखा है ल्यूमेन ऑफ ग्लैंड्स। ये ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन क्या होता है दोस्तों? जो ग्लैंड्स का खाली स्पेस होता है ना उसको ही बोलते हैं ल्यूमेन। तो देख लीजिए यहाँ पे जो 3 टाइप के सेल्स हैं मेनली उनको। बात करते हैं दोस्तों म्यूकस नेक सेल। दोस्तों म्यूकस नेक सेल नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि म्यूकस सिक्रीट करता होगा। तो दोस्तों ये क्या करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है। अब दोस्तों म्यूकस करता क्या है सोचिए आप। म्यूकस ये करता है दोस्तों, इससे क्या रिलीज होता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में दोस्तों HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो एसिड क्या करता है? स्टमक की लाइनिंग को ही जला सकता है। स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सिक्रेट होता है दोस्तों। तो उसको क्या करता है? वो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि म्यूकस एल्कलाइन होता है। तो वह क्या करता है? स्टमक की लाइनिंग को एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है दोस्तों, और म्यूकस। अब बात करते हैं दोस्तों पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल की। ये क्या करते हैं दोस्तों? HCl सिक्रीट करते हैं। अब दोस्तों जो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? बहुत सारे एंजाइम्स जो रहते हैं इनएक्टिव, शुरू में जो एंजाइम्स रहते हैं दोस्तों इनएक्टिव रहते हैं, तो उनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? HCl। इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर करने के लिए, तो उनको किल करने का काम HCl करता है दोस्तों। और जो हमारी बॉडी होती है दोस्तों Fe+2 यानी कि आयरन का जो फेरस फॉर्म होता है उसको एब्जॉर्ब करती है। तो लेकिन जो हम खाना खाते हैं उसमें Fe+3 फॉर्म होता है, तो Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करने का काम करता है HCl दोस्तों। इसके अलावा हमारी एसिडिक pH को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? HCl। क्यों करता है दोस्तों? एसिडिक pH मेंटेन अगर नहीं करेगा ना दोस्तों, तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपर एक्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर एक्ट नहीं करेंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है,
कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का डाइजेशन लगभग ना के बराबर होता है। दोस्तों चिप सेल्स कुछ एंजाइम सीक्रेट करती हैं जो कि शुरू में इनएक्टिव होते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजन, रेनिन और स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज। दोस्तों रेनिन को आप प्रो रेनिन भी बोल सकते हो। प्रो मतलब जो इनएक्टिव रहता है, प्रो रेनिन कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में बाद में। एचसीएल एक्ट करेगा दोस्तों तो प्रो रेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। और स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज को ही गैस्ट्रिक लाइपेज बोल दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये सब हो कहाँ रहा है, दोस्तों गैस्ट्रो वर्ड ही स्टमक के लिए बना है। अगर कहीं भी गैस्ट्रिक चीज़ आ रही है, कहीं भी टर्म लिखा है गैस्ट्रिक, तो आप समझो उसको स्टमक, यानी स्टमक के बारे में, यानी स्टमक से रिलेटेड है वो दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों गैस्ट्रिक जूस। तो मैंने आपको बताया था जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो जो कुछ भी दोस्तों गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कुछ भी सीक्रेट करती है ना, उसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं, मैंने आपको बता ही दिया। तो वो जो कुछ भी सीक्रेट करती है ना, उसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का वॉल्यूम जो होता है 1 से 1.5 लीटर पर डे, यानी एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर सीक्रेट होता है दोस्तों। और जो इसका पीएच होता है, एसिडिक पीएच, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1.8, आप लिख सकते हो 1.2 से 3 पॉइंट तक लिख सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये रेंज होता है। मैंने एग्जैक्ट 1.8 लिख दिया है, हालांकि ये रेंज में भी चल सकता है, यानी कि आप 1.2 से 3.0 तक भी लिख सकते हो। दोस्तों गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है, अब देखो गैस्ट्रिक जूस में तो वैसे तो मेनली वाटर होता है दोस्तों। गैस्ट्रिक जूस में मेनली वाटर होता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ सॉलिड्स होते हैं दोस्तों। सॉलिड्स को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि दोस्तों इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो दोस्तों ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बनिक, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन ये मेन रहते ही हैं, उसी को बोलेंगे ऑर्गेनिक। दोस्तों ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपका आ जाएगा पेप्सिनोजन, जितने भी एंजाइम होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं दोस्तों। तो आपका आ जाएगा पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ जाएगा दोस्तों HCl, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन और सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, ये सब आ जाएंगे। यानी कि जितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना दोस्तों, इनऑर्गेनिक होता है। अब क्या सोडियम में कार्बन थोड़ी है दोस्तों, इसलिए इनऑर्गेनिक है। यानी जिसमें कार्बन रहे वो ऑर्गेनिक, और जिसमें कार्बन नहीं रहे उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करती हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में होता है। अगर कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर न रहें तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा दोस्तों, और विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा ना तो इरिथ्रोपोइसिस प्रॉपर हो, क्योंकि आरबीसी का मैच्यूरेशन में दोस्तों, आरबीसी के मैच्यूरेशन में आपको पता होगा फोलिक एसिड और विटामिन B12 बहुत ही जरूरी होते हैं। तो फोलिक एसिड तो मिल जाएगा उसको, लेकिन विटामिन B12 नहीं मिलेगा, तो आरबीसी का मैच्यूरेशन प्रॉपर होगा नहीं दोस्तों। हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की। तो दोस्तों गैस्ट्रिक जूस में जो, जैसे मान लो पहला इसका फंक्शन है दोस्तों हेल्प्स इन डाइजेशन। तो यहाँ पे मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, गैस्ट्रिक जूस में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लाइटिक मतलब तोड़ना यानी ब्रेक डाउन, यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों पेप्सिनोजन जो है ना वो प्रोटीन को ही ब्रेक करता है, यानी प्रोटीन को तोड़ेगा उसके छोटे छोटे फॉर्म में। तो दूसरा फंक्शन है हीमोपोइटिक फंक्शन। हीमो यानी कि ब्लड, हीम मतलब होता है दोस्त ब्लड, पोइटिक यानी फॉर्मेशन, यानी ब्लड फॉर्मेशन, यानी आरबीसी की फॉर्मेशन में मेनली आप हीमोपोइटिक की जगह इरिथ्रोपोइटिक फंक्शन लिख सकते हो दोस्तों। तो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 जो होता है इरिथ्रोपोइसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह आरबीसी के मैच्यूरेशन में मदद करता है दोस्तों। अब इसके प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी मैंने बताया था जो म्यूकस बनता है उसका काम क्या है दोस्तों, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया वो। और HCl का फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है, Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया को किल्स करता है, एसिडिक पीएच मेंटेन करता है दोस्तों।
दोस्तों अगर आपके एग्जाम में स्टमक का फंक्शंस लिखने को आया तो आप गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन को लिख सकते हो उसी के अंदर, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस भी स्टमक के अंदर आता है दोस्तों, तो आप उसका पूरा फंक्शन उसके अंदर भी लिख सकते हो।